हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था समास टॉपिक, उस समास टॉपिक के अंतर्गत हम समास की जो परिभाषा है उस परिभाषा का, समास के प्रकार, पदों के आधार पर समास के प्रकार तथा कौन कौन से हमारे समास होते हैं पदों के आधार पर, कौन से हमारे समास अन्य प्रकार से होते हैं, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। आगे जैसे ही समास टॉपिक को देखा जाए, मैं पहले ही जैसे बता चुका था कि ये समास जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि 10th क्लास के लेवल पे जो प्रश्न बन करके आएगा, उस प्रश्न की अगर बात की जाए तो या तो एग्जामिनर कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर वह ये पूछ लेता है कि कोई भी एक उदाहरण दे दिया और उदाहरण दे करके वो ये पूछ सकता है कि इसका समास विग्रह करके और कौन सा इसमें समास है वो बता दीजिए। एक ऐसा टॉपिक है ये समास जो कि कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन करके आते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं और थोड़ा सा भ्रमित करने वाला जो ये टॉपिक होता है समास, लेकिन तरीके से इसका अध्ययन किया जाए तो कोई समस्या नहीं आती है। हमारा जो समास के अंतर्गत जो 6 प्रकार के समास है, हमारे 6 प्रकार कराए मैंने। पदों के आधार पर तो 4 हो गए, लेकिन सामान्यतः अगर समास के प्रकार देखे जाए तो 6 जो समास के प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में मैंने पहला जो समास कराया था आपको अव्ययीभाव समास कराया था। अव्ययीभाव समास के बाद में दूसरा जो समास हमने कराया था वह समास द्वंद्व समास कराया गया था। द्वंद्व समास कराने के बाद में तीसरा जो समास कराया जा रहा है वो कराया गया तुम्हारे लिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सभी जो 6 समास दिए हुए होते हैं उन सभी समासों में सबसे बड़ा समास माना जाता है तत्पुरुष समास, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है उस तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर भी 6 भेद होते हैं, जिन 6 भेदों का अध्ययन हम कर चुके थे, जिसमें कर्म तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष जो समास थे उनको हटा करके बाकी के जो जितने भी 6 प्रकार हैं कारक चिन्हों के आधार पर उनका समास विग्रह कैसे किया जाता है, कैसे उन्हें पहचानते हैं, इन सब का हम अध्ययन कर चुके थे। इससे आगे ही अगर हम तत्पुरुष समास के लेवल पर देखें तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से ही एग्जामिनर 99% तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो कारक चिन्हों के आधार पर जो प्रकार होते हैं किसके, तत्पुरुष समास के, जैसे कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए आदि आदि जो 6 प्रकार होते हैं कारक चिन्हों के आधार पर, इनके आधार पर ही आपको पहचानना है पहली बात तो, और वहीं से प्रश्न बनने की 99% संभावना रहती है। उसके बाद में अगर समास में तत्पुरुष समास में ही थोड़ा सा आगे और देखा जाए तो इस तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी माने गए हैं, प्रकार माने गए हैं। उन प्रकारों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ से 10th क्लास के लेवल पर प्रश्न पूछने की एग्जामिनर की संभावना बहुत कम रहती है, अर्थात जो प्रश्न पूछता है एग्जामिनर वो कारक चिन्हों के आधार पर ही निकलवाता है, लेकिन हमें सामान्य रूप से इनका अध्ययन होना चाहिए। अगर ये ही पूछ लिया जाए कि नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाए अलग तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, लुप्त पद या मध्यम लोपी समास किसे कहते हैं, या उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या रहेगी, समस्या रहेगी। इसलिए पहले इनको कहते कौन सा समास, कैसे समास है, पहले हम इनको देखेंगे। इसके बाद में फिर इनके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो देखें जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद माने गए हैं, इसमें पहले तो बात तो आप इसको अपनी कॉपी में एक तो राइट कर लेंगे पूरे के पूरे को। दूसरी बात, जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास का जो अन्य भेद माने गए हैं उनमें प्रथम तो है नए तत्पुरुष समास। कौन सा, नए तत्पुरुष समास। भेदों की बात करें, दूसरा दिया हुआ है अलग तत्पुरुष समास, अलग तत्पुरुष समास।
तीसरा जो समास दिया हुआ है वो है लुप्त पद या मध्यम लोपी। लुप्त पद, जो पद होते हैं वो पद क्या हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। या मध्यम लोपी, मध्य के मध्य जितने भी पद होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, या गायब कर दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। एक होता है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास वह पद होता है जो बाद वाले पद पर डिपेंड करता है पूरा की पूरा। इस आधार पर हमारे जो तत्पुरुष समास है वह तत्पुरुष समास 4 प्रकार का होता है। कौन सा, नए तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष, लुप्त पद या मध्यम लोपी तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। इन 4 प्रकारों के अंतर्गत ये जो प्रकार है कारकों के आधार पर जो प्रकार है उनसे अलग हैं। वो तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद थे, यहाँ तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, तत्पुरुष के समास के भेद के आधार पर है। पहला, नए तत्पुरुष समास जो होता है वो नकारात्मक भाव देने वाले शब्द। जो नए तत्पुरुष समास है, ये नए तत्पुरुष समास में जितने भी आपके उदाहरण आते हैं वो सब के सब नकारात्मक भाव देने वाले होते हैं। कौन से, नकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव देने वाले शब्द। अब नकारात्मक भाव देने वाले जो जितने भी शब्द होते हैं हमारे तत्पुरुष समास में, उनको आ या अन से प्रारंभ होते हैं, अर्थात उन शब्दों को देखने पर हमें उनमें नकारात्मकता दिखाई देती है, और जब उनका समास विग्रह करते हैं तो हम विग्रह करते समय नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और जो भी शब्द आता है उस शब्द की शुरुआत किससे, आ या अन से प्रारंभ होती है। जैसे आ और अन, इनसे प्रारंभ होती है। अब इसके अगर उदाहरणों की बात की जाए तो देखें, पहला जैसे दिया हुआ अनार्य, अनार्य, अगर हम इसमें देखें तो क्या हो गया, ये आ। अब अगर आप यहाँ ये कहोगे सर ये अव्ययीभाव समास हो गया, पहला शब्द अव्यय हो गया, आ रहा है, लेकिन वहाँ इन चीज़ों को ना देखते हुए हम इसके आधार पर नए तत्पुरुषों की नकारात्मक भाव दर्शाने वाले जो शब्द होंगे, ठीक है, उनको देखेंगे। अनार्य, यहाँ क्या आ गया, आ गया, अनार्य। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते हुए हमें भी नकारात्मकता को दिखाना होता है। जैसे ना आर्य, ना आर्य, अनादि, यहाँ भी देखो ना आया है और आ का रूप किसमें, आ या अन से प्रारंभ होंगे, और जब इसका विग्रह करेंगे तो हम भी नकारात्मक शब्द अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो ना आदि, अनावश्यक, अनावश्यक, ना आवश्यक, अनीश्वर, ना ईश्वर, अनिकेत, ना निकेत, अभाव, अभाव, ना भाव, नास्तिक। अब देखें यहाँ पे ये ना जो शब्द आया ये भी किसके रूप में आया है, ये भी नकारात्मक के रूप में आया, और ऐसे भी शब्द जो इसमें आएंगे वो भी इसी में आएंगे। नास्तिक यानी कि ना आस्तिक, जो कि आस्तिक नहीं है। आस्तिक किसे बोला जाता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना करे नास्तिक। अलग, ना लग, ला इलाज, ला इलाज, ना इलाज, ये ना ला का जो रूप उच्चारण आया है वो भी नकारात्मक के लिए ही आया है। ला इलाज, ना इलाज, ला वारिश, ला वारिश, ना वारिश। देखेंगे सब में तो वही 2 पद आ रहे हैं सब में। अगर समास के बारे में देखा जाए तो 2 पद होते हैं, तो वो भी सब में कितने पद आएंगे, 2-2 पद ही सब में आते हैं। गैर वाजिब, गैर माने होता है कि नकारात्मकता दर्शाने के लिए, ना वाजिब लेकिन ना ठीक होना। अव्यय, अव्यय, ना व्यय होने वाला अर्थात खर्च नहीं होने वाला। असभ्य, नहीं है जो सभ्य, और अनासक्त, आसक्ति से रहित। ये जो दिए हुए सभी के सभी उदाहरण ये सभी न तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। पहचानोगे कैसे, परिभाषा कैसे दोगे, ये मैं अभी आपको इसको बता दूंगा। लेकिन इस न तत्पुरुष समास के अंतर्गत ध्यान रखना
कि पहला जो आएगा अक्षर जो आएगा वो आ या अन से शुरुआत होगी। जब उसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय नकारात्मकता को ही हमें दर्शाना होगा। इसी प्रकार ऐसे जैसे ये दिया हुआ है न तत्पुरुष समास, न माने नकारात्मकता वाला। दूसरा जो दिया हुआ है वो है अलग तत्पुरुष समास। कौन सा? अलग तत्पुरुष समास। अगला जो है दूसरा अलग तत्पुरुष समास। अलग तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह दो पदों के मध्य से पूर्णतः लुप्त ना हो करके, अर्थात गायब ना हो करके। दोबारा सुने, कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह दिए हुए होते हैं दो पदों के मध्य से, आपको पता है कि कारक जो होते हैं उनमें दो पदों का प्रयोग किया जाता है, दो ही पद होते हैं। तो दो पदों के मध्य से अर्थात बीच से पूर्णतः लुप्त ना होकर, अर्थात पूरी तरह से गायब ना होकर के अपना लघु अंश या विकृत रूप छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो अलग तत्पुरुष समास होता है, अलग तत्पुरुष समास में जो दो पद होते हैं उन दो पदों के मध्य में जो कारक चिन्ह होते हैं वो कारक चिन्ह पूरी तरह से खत्म या लुप्त या गायब ना होकर के अपना छोटा सा अंश या विकृत जो रूप होता है उस विकृत रूप को छोड़ जाते हैं। जैसे देखा जाए तो सर सिज, सर सिज। अब यहां देखा जाए सर और जा माने होता है जन्म लेने वाला। अब यह जो सी शब्द आया है ये कारकों के रूप में अपना लघु या सूक्ष्म या विकृत रूप छोड़ दिया गया है। जब यहाँ इसका समास विग्रह करते हैं तो करते हैं सरोवर से जन्म लेने वाला। अब यहाँ आप ये नहीं करोगे कि सरोवर से जन्म लेने वाला अर्थात कमल तीसरे पद पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। अर्थात सरोवर से जन्म लेने वाली काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए कोई ये संसार में अद्वितीय चीज़ नहीं है कि जिससे कि हम इसमें बहुब्रीहि समास करें। उसी प्रकार से मन सिज, मन जा जन्म लेने वाला, सा को हटा देंगे, ये विकृत रूप के रूप में आया है। इतना भी ध्यान रखें कि जो ये तत्पुरुष समास के ये चार जो प्रकार हैं इसमें जो उदाहरण आएंगे वो ज़्यादा उदाहरण ना होकर के कुछ ही उदाहरण हैं जो फिक्स उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि कई प्रकार के उदाहरण इनमें चलते हुए चले जाएंगे। धनंजय, अब यहाँ पे ये अंक की जो बिंदी आई है ये विकृत रूप के रूप में या कारक चिन्ह के रूप में आई है, अर्थात धन को जीतने वाला। युधिष्ठिर, इसमें ये श आया है, ये युद्ध में स्थिर है। वाचस्पति में ये वाणी का पति, अर्थात जो कारक चिन्ह होते हैं वो पूरी तरह से लुप्त ना होकर के थोड़ा या सूक्ष्म अपने अंश को इसमें दर्शा दे हैं। या दूसरी बात, आधे जो शब्द आते हैं, आधे जो अक्षर आते हैं उनका भी इसमें प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से अलग तत्पुरुष समास है। ज़्यादातर इनके आपसे पूछेगा एग्जाम में तो परिभाषा ही पूछता है कि नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं या अलग तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो अलग तत्पुरुष जो समास होता है वह समास जिसमें कि कारक चिन्ह पूरी तरह से लुप्त ना होकर के अपना सूक्ष्म या लघु अंश को दर्शाते हैं, वह समास आपका किसके अंतर्गत आता है? अलग तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर तीसरे समास को देखें तो तीसरा समास है लुप्त पद या मध्यम लोपी समास। कौन सा? लुप्त पद या मध्यम लोपी। इस समास में प्रथम पद तथा अंतिम पद, कौन कौन से पद हो गए? दोनों पद, दोनों के मध्य से पद के पद लुप्त हो जाते हैं। किसके? पद के पद लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर तो दोनों पदों के मध्य में कारक जो होता है वो अपना लघु सूक्ष्म या विकृत रूप छोड़ देते हैं, लेकिन जो लुप्त पद या मध्यम लोपी जो समास होता है उस लुप्त पद या मध्यम लोपी समास में अपन दोनों के मध्य से पद के पद क्या हो जाते? पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते, खत्म कर दिए जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि रेलगाड़ी। अब अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी एक शब्द है, इसमें रेल पहला पद हो गया और गाड़ी दूसरा पद हो गया। अब इन दोनों के बीच के जितने भी पद आएंगे वो सब के सब पद क्या कर दिए? यहाँ पर गायब कर दिए गए हैं, लुप्त कर दिए गए हैं।
जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वो पद हमको तब वहाँ दिखाई देने लगते हैं। इस समास की खास विशेषता ये और होती है कि इसमें जो शब्द होता है, सामासिक पद जो होता है, जब उसका समास विग्रह करते हैं तो पहला शब्द और अंतिम शब्द वो दोनों के दोनों पद समास विग्रह करते समय आते हैं, तथा बीच में जिसके जो लुप्त पद होते हैं, जो समाप्त होने वाले होते हैं, उनका बीच में क्या कर दिया जाता है, अर्थ दर्शा दिया जाता है। जैसे रेल गाड़ी। अब इसका विग्रह अगर करेंगे तो देखें, रेल और गाड़ी दोनों के दोनों पद आए हुए हैं ये। अब यहाँ पर चलने वाली ये जो पद हैं, ये सबके सब पद क्या कर दिए गए हैं, यहाँ पर गायब कर दिए गए हैं। जब इसका सामासिक पद में देखेंगे तो सामासिक पद में हमें ये पर चलने वाली इन पदों को दिखाई नहीं देते हैं। वन मानुष, वन और मानुष, यहाँ वन और यहाँ क्या है, ये मानुष। मैं रहने वाला, ये लुप्त पद होते हैं जब इसका सामासिक पद हम देखते हैं। तुला दान, तुला शब्द और दान, यहाँ भी तुला है और यहाँ क्या है, दान। तुला से बराबर कर दिया जाने वाला दान क्या कहलाता है, तुला दान कहलाता है। अर्थात तुला से बराबर कर दिया जाने वाला दान क्या कहलाता है, तुला दान कहलाता है। दही बड़ा, कौन सा, दही बड़ा। तो यहाँ देखेंगे दोनों के पद दिए हुए, दही दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। तो मैं डूबा हुआ, ये आपके लुप्त पद होते हैं। रसगुल्ला, रसगुल्ला। जलयान, जलयान। जलकुंभी, जलकुंभी। अश्रु गैस, अश्रु गैस। पनचक्की, पानी सी चक्की। तो इस प्रकार से तुम्हारे इसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं, ये लुप्त पद या मध्यम लोपी समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में, इनके बाद होने के बाद में जो अपना है अगला लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसमें बाद वाला पद कोई व्याकरणिक शब्द ना होकर के, कौन सा, व्याकरणिक, व्याकरण शब्द ना होकर के अंश या विकृत रूप होता है। कौन सा, विकृत रूप होता है, जो अपने विकृत रूप में प्रत्यय की तरह कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, प्रत्यय के रूप में उसमें क्या करता है, जुड़ता है। अब इसमें जब हम इसके वो देखेंगे, क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो उन उदाहरणों के अंतर्गत जैसे जलज, जलज, जल में जन्म लेने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। तटस्थ, किनारे पर रहने वाला। कष्टप्रद, कष्ट को प्रदान करने वाला। दुखदाई, दुख को देने वाला। अर्थात उपपद के अंतर्गत जो अपने विकृत रूप में प्रत्यय की तरह जुड़ते हैं, अर्थात अंत में जाकर के प्रत्यय के रूप में ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इन चारों के परिभाषा को एक बार दोबारा से देखें आप, कि नए तत्पुरुष नकारात्मक भाव देने वाले शब्द जो आएंगे सामान्यतः आ और अन से प्रारंभ होते हैं। अलुप्त तत्पुरुष में कारक चिन्ह दो पदों के मध्य से लुप्त ना होकर के अपना लघु रूप छोड़ देते हैं। लुप्त पद में दो पदों के मध्य से पूरे के पूरे जो पद होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और उपपद में यानी कि बाद वाला कोई व्याकरणिक शब्द ना होकर के कोई उसका क्या होता है, अंश होता है। जैसे जा, चर, स्थे, प्रद और दाई, ऐसे होते हैं। ये तुम्हारे चारों की परिभाषा और इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये आपके चार प्रकार जो है, नए तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष, लुप्त पद या मध्यम लोपी तत्पुरुष, उपतप तत्पुरुष समास, ये इन समासों के चार क्या है, प्रकार है, जो कि कारक चिन्हों के आधार पर जो प्रकार होते हैं उनसे हट करके हैं। अब अगर इनकी परिभाषा की बात की जाए तो पहचानो कैसे, तो कुछ कविता की कुछ चार पंक्तियां हैं
उन कविता की 4 पंक्तियों के आधार पर आप इन चारों समासों को पहचान सकते हो। मैं आपको पहले इनको सामान्य अर्थ में समझा देता हूँ चारों पंक्तियों को। देखें, आ और अन से बनता है जो शब्द न कहलाता है। शब्द कौन सा? न तत्पुरुष। अर्थात जो ये तत्पुरुष समास के 4 भेद हैं, न तत्पुरुष समास, अलग तत्पुरुष समास, लुप्त पद या मध्यम रूपी तत्पुरुष समास और उक्त पद तत्पुरुष समास, ये चारों के चारों 4 लाइनों में यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। पहला जैसा है, आ और अन से बनता है जो न तत्पुरुष समास कहलाता है। आ से और अन से, इन दोनों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? न तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, अलुक में कौन सा कारक? अलग तत्पुरुष समास। अलुक में कारक बीच में अपना लघु रूप दर्शाता है। अर्थात अलुक जो समास होता है उसमें कारक बीच में अपना लघु रूप, छोटे अपने रूप में दर्शाए जाते हैं। तीसरे की अगर बात करें तो लुप्त हैं पद के पद जो मध्य से, जिस समास में बीच में से पद के पद लुप्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पद के पद लुप्त हो जाते हैं, वो मध्यम लोपी समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? मध्यम लोपी समास कहलाता है। और उपपद में अंतिम पद निरर्थक भी सार्थक हो जाता है। उपपद, जो उपपद समास होता है, उस उपपद समास में अंतिम जो पद होता है वो निरर्थक होने के बाद भी, अर्थात निरर्थक है ना, जा माने, लेकिन यहाँ पर अर्थ आया जन्म लेने वाला, निरर्थक होते हुए भी अपना कैसा सार्थक अर्थ को दर्शा देते हैं। इस प्रकार से आपकी ये चारों ही लाइनों में आपकी 4 परिभाषाएं क्लियर हो जाती हैं। इन्हें दोबारा से देख लें। एक कविता के रूप में ये चारों की चारों पंक्तियां हैं जिन्हें कि आप कर सकते हो। देखें दोबारा से कि आ और अन से बनता है जो शब्द न कहलाता है। आ और अन से बनता है जो शब्द जो न कहलाता है। अलुक में कारक बीच में अपना लघु रूप दर्शाता है। अलुक में कारक बीच में अपना लघु रूप दर्शाता है। लुप्त है पद के पद जो मध्य से, लुप्त है पद के पद जो मध्य से मध्यम लोपी होता है। उपपद में अंतिम पद निरर्थक भी सार्थक हो जाता है। इन 4 पंक्तियों के आधार पर आप इन चारों के चारों प्रकारों को क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार से आज तक के टॉपिक में हमारा जो तीसरा समास था, कौन सा? तत्पुरुष समास। वो तत्पुरुष समास हमने पूरी तरह से विस्तारित रूप से हमने उसका अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा की पूरा तत्पुरुष समास आपका क्लियर हो गया होगा। आगे अभी हमारे जो 3 समास रह गए हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और एक बहुब्रीहि समास। कल की क्लास में, अब ये जो समास है छोटे छोटे समास है, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में हम अगला जो समास है कर्मधारय समास, इस कर्मधारय समास को हम पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।